हमने देखा था कि ये तो प्रेम नहीं है, और क्या क्या प्रेम नहीं है उसके बारे में भी कुछ बात करी। फिर उसके साथ ये भी देखा कि किसी एक के साथ या कुछ लोगों के साथ संबंध का भाव दिखना स्नेह है, सभी के साथ संबंध का भाव देखना, सभी को संबंधी के रूप में पहचानना, सभी को संबंधी के रूप में स्वीकारना प्रेम है। इतने तक आपका कोई प्रश्न है तो उसको ले लेते हैं। आगे कुछ और बातें इसमें जोड़नी है, वो जोड़ के फिर हम समाज पे चर्चा को शुरू करेंगे। तो हम अपनी कल्पनाशीलता को देखें तो जैसा हम लंच से पहले भी कह रहे थे कि यदि ये पूरी अपनी कल्पनाशीलता का एक पाई चार्ट के रूप में देखें, उसमें कुछ भाग जो है संवेदनाओं के आधारित चलता है, ज़्यादातर भाग मान्यताओं पर आधारित चलता है, कुछ ही भाग ऐसा दिखता है जो कि सहज स्वीकृति के आधार पर कभी कभी चलता है, समझदारी के आधार पर चलता है। इसलिए देखेंगे तो प्रेम के दायरे में भी, प्रेम के विषय में भी यही दिखता है कि ये जो संवेदना है, दूसरे से वासना पाना, ये प्रेम का एक भाग के रूप में हम लोग उसको प्रेम मानने का काम कल्पना में करते हैं। ये सारी जो मान्यताएं चलती है उसका भी एक बड़ा भाग है, और ये सभी को संबंधी के रूप में स्वीकारने वाला भाग है, वो थोड़ा बहुत ही दिखता है अपने में, बट फिर भी सहज स्वीकृति के रूप में वो पहचानने में तो आता है। हमने देखा था कि यदि बचपन से ही आप घोर संवेदनाओं में डूबे हुए हैं, उसी में पले बड़े हैं, उसी में सुख पाने की आपकी एक प्रवृत्ति बनी हुई है, या आप अपने बच्चे को, बेटे को, बेटी को बचपन से ही उस तरह से संवेदनशीलता में ही बड़ा कर रहे हैं, और जब फिर शादी किए जाती है तब जाके आप एकदम से ये कहते हैं कि ये निर्णय संवेदना के आधार पे मत लो, चाहे अपने आप से कहे रहे, चाहे अपने संतान से कहे, तो वो एक बड़ा जंप जैसा दिखता है। जब तक छोटे छोटे निर्णय भी सारे देखे तो संवेदनाओं पे, मान्यताओं पे आधारित लिए थे, और जब ऐसी बात आई है कि जो इतनी स्ट्रांग वाली संवेदना है उसमें फिर डायरेक्ट हम जंप लगाना चाहते कि यहाँ ये संवेदना आड़े ना आए, हम सीधा सही निर्णय ले पाए, तो उसके बदले कुछ पहले से ही हमको अपने पे काम करने की जरूरत लगती है। अब वापस से देखे लौट करके कि प्रेम है क्या, क्या नहीं है, उसमें तो बहुत चर्चा हो सकती है, मतलब दिन भर चर्चा हो सकती है, बहुत सारे किस्से कहानियां हो सकते हैं, बहुत हंसी मजाक हो सकते हैं, लेकिन प्रेम है क्या, तो हर एक को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव। इसकी एक और परिभाषा देखे तो पूर्णता में रति, पूर्णता में रत होना, हर एक के साथ संबंध में निहित रस यानी भावों की अनुभूति करना। ये थोड़ी भारी डेफिनेशन लगती है, इसलिए पहले सिर्फ इसी को लेकर चलते हैं, बट ये भी वही बात है कि हर एक व्यक्ति के साथ हम भाव को पहचान पाते हैं, और ये जो पूरी पूर्णता है, सब कुछ जो है उसके एक भाग के रूप में मैं भी हूँ, मेरा भी समग्रता में जुड़ाव है, एक समग्रता के भाग के रूप में मैं हूँ, और उसी में हमको ये भी दिखता है कि उसके साथ, हर एक एंटिटी के साथ जो मेरा भाव बनता है उसका मैं रस ले पाऊँ, उसका भाव अपने में महसूस कर पाऊँ, तो उसी को प्रेम कहते हैं। कुछ और बातें भी लिखी है जिस पर बात कर लेते हैं कि संबंध की स्वीकृति के भाव का आरंभ मानव के दूसरे मानव से संबंधित होने की पहचान से होता है, जिसको स्नेह कहते हैं, तथा यह भाव धीरे धीरे सभी मानवों से संबंधित होने के भाव तक फैलता है, और फिर प्रकृति में प्रत्येक इकाई यानी मानव के साथ साथ सभी इकाइयों के साथ भी फैलता है। उसी स्थिति को कहते हैं प्रेम। मतलब जो हमने शुरू में बात करी कि पहले कुछ एक व्यक्तियों के प्रति संबंध की स्वीकृति बनती है, उसको स्नेह कहते हैं, धीरे धीरे वो फैलता जाता है, हमको सब अपने लगते हैं, उस भाव को क्या कहते हैं, प्रेम। तो यही जर्नी है, एक, एक से अनेक, अनेक से सब। इसमें एक और अनेक को स्नेह की कैटेगरी में रख रहे हैं, और जब सबके साथ संबंध पहचान रहे तो प्रेम।
तो ये कह रहे हैं कि दया, कृपा और करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम की अभिव्यक्ति दिखती है। आप पूछेंगे ये दया, कृपा, करुणा क्या है, तो उसको बहुत संक्षिप्त में बताए तो जो भी व्यक्ति आपके सामने आता है, आपको लगता है कि इसकी समझने की प्यास तो बन गई है, इसकी पात्रता तो बन गई है, लेकिन इसके पास कुछ समझदारी का कंटेंट नहीं है, तो आप उसको वो उपलब्ध करा रहे हैं वस्तु, वो दया है। आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति के पास वस्तु तो आ गई है, लेकिन उसको समझने की उसकी पात्रता नहीं बन पाई है अभी, तो आप उसकी पात्रता को डेवलप करने का काम करते हैं, वो काम है कृपा। कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास ना तो वो वस्तु है ना उसकी पात्रता है, तो दोनों ही प्रोवाइड करा रहे हैं आप, तो वो क्या है? करुणा। तो उसका बहुत सामान्य सा अर्थ देखेंगे तो दया, कृपा, करुणा का अर्थ ये है, किसी के पास वस्तु नहीं है, उसकी पात्रता तो है, तो उसको वस्तु उपलब्ध कराना दया है। उसके पास वस्तु तो आ गई है, लेकिन उसको पात्रता नहीं है उसको समझ पाने की, उसको जी पाने की, तो वो पात्रता उसकी डेवलप करने में सहयोग करना कृपा है। वस्तु भी नहीं है, पात्रता भी नहीं है, दोनों के लिए उसको सहयोग करना करुणा है। इस रूप में हमको दिखता है कि हम हर एक के साथ संबंध का निर्वाह कर सकते हैं, जिसको जो जरूरत है वो उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक लास्ट बात इसमें यह है कि ये भाव होता तो सभी के साथ है, निर्वाह उसी के साथ होता है जो संपर्क में आते हैं। आप कहेंगे प्रेम के रूप में कि सभी मेरे संबंधी है, लेकिन सभी के साथ निर्वाह नहीं कर पाएंगे ना। निर्वाह करना मतलब उसमें जी के दिखाना, उनके लिए कुछ करना, कुछ जिम्मेदारी लेना, वो तो उन्हीं के साथ हो सकता है जिनके आप संपर्क में आते हैं। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि जितनों के संपर्क में है उतनों ही के प्रति भाव है, भाव तो सभी के प्रति। पर इस सारी चर्चा को देखते हुए अंततोगत तो हमको यही लगता है कि ये जो प्रेम है वही अखंड समाज की नींव है। इसके बदले मतलब इसके बगैर देखेंगे, प्रेम के बगैर पूरा समाज खंड खंड में ही रहेगा, टुकड़ों टुकड़ों में ही रहेगा। जब इस जगह पर आएंगे कि सब अपने हैं, तभी वो अखंड समाज की शुरुआत है। ऐसा मानव समाज कि जहाँ खंड खंड नहीं है। व्यवस्था के अर्थ में कुछ आप भाग विभाग करके उसकी व्यवस्था बनाए वो अलग बात है, लेकिन भाव रूप में वहां कोई टुकड़े नहीं है, हम अलग ये अलग ऐसा नहीं। तो ये सारे 9 मूल्यों को हमने देख लिया। किसी को भी देखे, किसी भी मनुष्य को देखे, चाहे अपने परिवार में हो चाहे बाहर हो, सबकी चाहना खुद सुखी होने की, दूसरे को सुखी करने की है। इस रूप में हमको ये दिखता है कि हर कोई मेरे सुख समृद्धि चाहता है, हर कोई मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में है। ये महसूस होना क्या है? हर कोई मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में है, हर कोई मुझे सुखी करना ही चाहता है, कोई मुझे दुखी करना नहीं चाहता है। ये महसूस होना, इसको देख पाना ही क्या है? विश्वास। लेकिन उस चाहना तो देख ली, अब उसकी योग्यता कितनी है उसका सही सही आकलन करके उसके साथ ठीक से जी पाए, वो क्या है? सम्मान। उसकी चाहना भी देख ली, उसकी योग्यता भी देखे, उसके साथ जीने को तैयार हो रहे, उसको संबंधी के रूप में स्वीकार रहे हैं, तो वो कौन सा भाव है? उनके साथ स्नेह का भाव। अब उनको संबंधी के रूप में स्वीकारा है तो उनके शरीर की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनके शरीर का ध्यान रखने की, वो ममता। उनके संस्कारों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो भाव वात्सल्य। इस रूप में जो भी मनुष्य हमको ऐसे दिखते हैं जिनमें श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता की स्वीकृति का जो भाव है वो कौन सा भाव है? श्रद्धा। जिन भी मनुष्यों ने उस श्रेष्ठता को पाने के लिए प्रयास किया है, थोड़ा बहुत भी आगे चल पाए हैं, उनके प्रति जो भाव बनता है वो गौरव। जिन भी मनुष्यों ने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, मुझे किसी न किसी तरह से सहयोगी हुए हैं, उनके प्रति जो भाव है वो कृतज्ञता।
और यही सारे भाव फैलते फैलते जब यहाँ तक पहुँचते हैं कि हर कोई मेरा अपना संबंधी है, तो वो भाव ही कौन सा भाव है? प्रेम। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमको लगता है इससे अधिक भाव और क्या हो, जहाँ हम सबको अपने मानते हैं। इसीलिए इस भाव को कहते हैं पूर्ण मूल्य। तो ये विश्वास से लेकर प्रेम तक के सारे भावों की एक चर्चा हो गई, कुछ सूचना आप लोगों तक पहुंच गई, बट उस पर धीरे धीरे काम होता है। ज़्यादातर तो आप ये विश्वास सम्मान स्नेह पे काम करें और कृतज्ञता वाले भाग को देखते हैं। उतना भी शुरू कर ले तो बहुत अच्छा है। बताइए, तो इस चर्चा को क्लोज करने से पहले एक न्याय की बात भी करनी है, बट वो न्याय की बात करने से पहले इसमें से कोई भी मूल्य आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो बताइए। ये 9 में से कोई भी मूल्य आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, कोई भी भाव में अभी कोई डाउट है तो बताइए। तो भैया जैसे आपने बताया प्रेम के बारे में कि प्रेम का मतलब कि भाई मैं सबको अपने संबंध में स्वीकार पाऊँ कि सब मेरे जैसे ही हैं, तो फिर मतलब जो शादी वाला जो आपने बताया कि भाई शादी फिर किस बेस पे इवेल्युएट करेंगे आगे वाले को, या मैं अपने आप को कैसे इवेल्युएट करूँ कि भाई मैं एक राइट कंपेनियनशिप हूँ आगे वाले के लिए, या वो मेरे लिए राइट कंपेनियनशिप है। तो उसके लिए क्या मतलब, उसको थोड़ा प्रिसाइजली समझाइए। वही लंच से पहले पूछा था आप लोगों के लिए छोड़ रखा था, सोचेंगे सब। किसी ने कुछ सोचा हो तो बताइए। ये प्रेम सभी के साथ करेंगे तो शादी किस बेस पे करेंगे? हो रही है। मतलब मैंने तो आपसे पहले ही बात की थी, फिर भी मतलब कुछ नया ध्यान जाए उसके ऊपर, ऐसा कुछ बात तो करी थी आपने। लड़की देखने जा रहे थे उसके अगली शाम को। मैं जो सोचता हूँ वही बता सकता हूँ इसमें तो, ना। और दोनों तरह से इसको देख सकते हैं। एक तो जो हम यंग लोग हैं वो भी, और जो माँ बाप बन गए हैं जिनकी शादी हो गई है वो अपने बेटे बेटी को क्या करे वो भी। तो देखिए, भाव तो सभी के साथ ठीक रखना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। सभी के साथ प्रेम के भाव से, स्नेह के भाव से प्रस्तुत होना ही है। लेकिन एक तो ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, या कैसी बनाना चाहता हूँ, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। क्योंकि भाव तो ठीक है, लेकिन आप जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं उस तरह की ज़िंदगी दूसरा जीने को तैयार नहीं है, तो फिर आप शादी उसके साथ ठीक से करके निभा लेंगे, वो मुश्किल काम है। भाई समझदार सुखी तो मैं भी होना चाहता हूँ, वो भी होना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ खेत में रह करके स्वावलंबी हुआ जाए और उस तरह से जिया जाए। वो चाहते हैं शहर में रहा जाए, तो नई बात बन पाएगी ना। कई बार तो हमको ही पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। पहले तो ये तय किया जाए कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पाने का मेरा कार्यक्रम क्या है, कैसे मैंने तय कर रखा है आगे चलने के बारे में। पहले तो ये क्लैरिटी होनी आवश्यक लगती है मुझे। फिर चाहे आप ये भी निर्णय ले लो शादी नहीं करनी मुझे, तो भी ये क्लैरिटी तो चाहिए ही ना। मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या, पाना क्या है, और उसको पाने का मैं कौन सा तरीका ले रहा हूँ। दूसरा ये तय करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये पति पत्नी संबंध है क्या। पति पत्नी संबंध में जीने का मतलब क्या है, एक दूसरे से क्या अपेक्षाएं रखनी है, किस तरह से निर्णय लेने हैं, किस तरह से इसका मैकेनिज्म काम करता है, वो समझना पड़ता है। और जब इसके कुछ विस्तृत शिविर करते हैं, अध्ययन शिविर कहे जिसको, या उसमें उस पर ठीक ठाक बात भी कर सकते हैं संबंध पर, इस संबंध पर, सभी संबंध पर। तो दूसरे नंबर में फिर मुझे ये लगता है कि ये पति पत्नी संबंध क्या है, इसमें कैसे जीना है,
वो तय किया जाए। उसके बाद तीसरा स्टेप यह दिखता है कि मेरी जिंदगी मुझे इस तरह से जीनी है, उसमें पति पत्नी संबंध ये है मेरी जिंदगी के अनुसार, तो अब उसमें मेरी मेरे जीवन साथी से क्या अपेक्षा बनती है। उस अपेक्षाओं को बहुत प्रिसाइसली सोचने की जरूरत है हमको। अभी भी पूछा जाए तो कुछ कुछ अपेक्षाएं तो निकलती है, बट वो इतनी बिखरी बिखरी सी लगती है कि उसमें कोई जजमेंट ले पाना मुश्किल है। तो ठीक ठाक अपेक्षाओं को तय किया जाए कि मेरी अपेक्षाएं क्या है। इतना कर ले रहे फिर बहुत क्लैरिटी हो जा रही है कि किससे शादी करें। पहला, मेरी जिंदगी के बारे में मेरी क्या स्पष्टता है, मुझे क्या करना है अपने जीवन में, मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ, क्या लक्ष्य है, उसको पाने का तरीका मैंने क्या अपनाना चाहता हूँ। दूसरा, ये पति पत्नी संबंध क्या है उसको समझा जाए। तीसरा, अब इस संबंध में जो सामने वाला व्यक्ति है उससे मेरी क्या अपेक्षाएं बनती, इतने से तय कर पाते हैं कि किससे शादी करनी। और मेहनत क्या करनी है देखेंगे तो मेहनत ये करनी है कि मैं अच्छा कैसे बन पाऊं कि उस संबंध में ठीक से जी पाऊं। ज्यादातर हमारी अपेक्षा यही रहती है कि दूसरा जो जीवन साथी है वो अच्छा कैसे हो। हम उस बात के लिए बहुत कम मेहनत करते हैं कि हम उस अच्छे के लायक कैसे बने। जैसे कई बार ये होता है कि हम जिस लेवल के जीवन साथी की अपेक्षा रखते हैं उस लेवल का जीवन साथी मिल भी जाए तो वो हमको चूज नहीं करता क्योंकि हमने हमारा जो अभी लेवल है उससे कहीं ऊपर की अपेक्षा रख रखी। तो जो हमारा जीने का हमारी समझदारी का लेवल है उससे जहां हमने अपेक्षा रखी उस लेवल का कोई हमारे परिचय में आ भी जाए वो हमसे शादी थोड़ी न करे। हम तो काफी नीचे है उस लेवल के। तो ये सारा सोच समझ के भी कोशिश तो ये की जाए कि हम उस लेवल तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आगे हम एक और मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। वो है न्याय। न्याय हम कह रहे हैं मानव मानव संबंध की पहचान होना, उस संबंध में सही से जी पाना, भावों का निर्वहन कर पाना, सामने वाले तक भी वो भाव पहुंचे और वो उससे तृप्ति महसूस करे, हम भी तृप्ति महसूस करें। तो संबंध में जो उभय सुख मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्याय। तो मैं आपके साथ जी रहा हूं तो आपके प्रति पहला तो कोई संबंध पहचान रहा हूं या नहीं पहचान रहा, फिर पहचान करके मैं उस संबंध में किस भाव से मुझे जीना है वो तय कर पा रहा हूं, नहीं तय कर पा रहा अपने में, कर पाऊं। उसके बाद उस भाव को मैं व्यक्त कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं अपने जीने में। और लास्ट में वो भाव आप तक भी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, आपको भी महसूस हो रहा है नहीं हो रहा, उभय सुख की स्थिति पहुंचती है। मैं अपने में भी खुश रहता हूं, सुखी रहता हूं, इस संबंध में आप भी सुखी रहते हैं। तो इसी को कहते हैं संबंध में न्याय। उसी बात को फैला के लिखा है कि जब पहचानने की बात करते हैं संबंध को या भाव को तो उसको बिना शर्त पहचानना, बिना शर्त स्वीकार करना कि आप ऐसा कर रहे हैं तो ही मैं आपके साथ संबंध पूर्वक जीऊं, आप ऐसा नहीं कर रहे तो मैं आपके साथ संबंध पूर्वक ना जीऊं। उस जगह पर ना रहते हुए बिना शर्त ये स्वीकार पाना कि हम संबंधी तो है ही, चाहे आप ठीक से जी रहे चाहे आप गड़बड़ कर रहे, तो उसको कहते हैं हम संबंध को बिना शर्त पहचान रहे हैं। दूसरे को उसकी क्षमता और वर्तमान योग्यता के साथ स्वीकार करना, अभी जितनी भी योग्यता है उसकी, उसके साथ उसको स्वीकारना। ये शर्त नहीं रखना कि तुम इतने समझदार हो जाओ फिर हम संबंध निभाएंगे। अभी जहां भी खड़ा है दूसरा व्यक्ति वहां से उसको स्वीकारना।
निर्वाह की जब बात करेंगे तो उसमें कह रहे हैं कि स्वयं में सहज स्वीकार्य भाव को सुनिश्चित करना और इसे दूसरे के साथ साझा करना। मुझे स्वीकार यही होता है कि आपके साथ सम्मानपूर्वक जीऊं, तो सम्मानपूर्वक जीऊं। स्वीकार्य कुछ और होता है और अपमानपूर्वक जीने लगूं, ऐसा क्यों करूं। दूसरे के साथ जिम्मेदारी से जीना, यह दूसरे को सहज और आश्वस्त करता है, करता ही है ना। आप बिना कोई शर्त रखे उसके साथ संबंध का निर्वाह करते ही है, तो दूसरा एक लेवल के बाद आपसे आश्वस्त होता ही है। उभय सुख के लिए प्रयास करना, अपनी योग्यता का विकास करना तथा दूसरे के विकास में मदद करना। संबंध को पहचानने के बाद उसको जब जीने जाएंगे तो उसमें इतने बिंदु ध्यान में आते हैं। एक तो ये कि उसको बिना शर्तों के साथ स्वीकार पाए, वैसा जी पाए जिससे उसको आश्वस्ति हो, और उसके बाद धैर्य रखते हुए उसके साथ धीरे धीरे योग्यता को बढ़ाने का काम करे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े। और इतना जब जीते हैं तो उसके बाद आखिर में मूल्यांकन ये करते हैं, यह जांच करना कि सही भाव दूसरे तक पहुंच गया है तथा दूसरे को सही भाव को समझने में सहयोग करना। जब हम तो विश्वास पूर्वक जी रहे हैं उसके साथ, उस तक भी ये बात पहुंची है कि आप उसका विश्वास पूर्वक जी रहे, तब वो भी विश्वास को समझ पाए, उसमें उसका सहयोग करना। इस पूरी प्रक्रिया को हम कर पाते हैं तो इसको क्या कह रहे हैं, हम परिवार में न्यायपूर्वक जी रहे हैं। उसके लिए आवश्यक तो यह है कि हम संबंधों को समझे, जिन 9 भावों की चर्चा की उसको समझे, उसके बाद उसको अपने में सुनिश्चित बनाए रखते हुए दूसरों के साथ ठीक से जिए। पर जहां दूसरा हमको जब हमसे आश्वस्त होता है और हमारे सहयोग के लिए, हमसे सहयोग लेने के लिए तैयार होता है, तब हम वो भी उस भाव को समझ पाए, वो भी उस भाव को जी पाए, उसमें सहयोग करें। नहीं, इसको थोड़ा एक प्रैक्टिकल उदाहरण से मैं समझने का प्रयास करता हूँ। जैसे पुनिया जी हैं, ठीक है, तो बिना शर्त इनसे संबंध को स्वीकार करना, ये पहचानना हो गया, और उनकी वर्तमान जो भी योग्यता उसके साथ स्वीकार करना, ठीक है। फिर निर्वाह, तो स्वयं में सहज स्वीकार्य भाव को सुनिश्चित करना, मतलब अब ये इनसे मित्र मित्र संबंध हुआ। तो अब जैसे ये जो दूसरा पॉइंट है निर्वाह का, तो संबंध जब पहले ऊपर वाले पॉइंट में पहचान लिया है, स्वीकार कर लिया है, बिना शर्त स्वीकार कर लिया है, वर्तमान योग्यता के साथ स्वीकार कर लिया है, अब उसमें आ रहा है सेकंड में निर्वाह में कि स्वीकार्य भाव को सुनिश्चित करना। तो मित्र मित्र संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह तो आता ही है, तब उसके आगे ममता और वात्सल्य भी आता है। भाई संबंध स्वीकार लिया तो भाई उनके शरीर के पोषण के लिए भी कुछ, और मैं के पोषण के लिए भी कुछ, ऐसा जी जी है। इसका मतलब ये है कि हमको जो भाव अपने में सहज स्वीकार होते हैं जिस भी संबंध में, उस भाव को हम अपने जीने में सुनिश्चित कर पाए, उसको व्यक्त कर पाए। तो अब मित्र मित्र संबंध में कौन से भाव स्वीकार होते हैं, उसको जीने में ला पाए, उसको जी पाए अपनी ओर से बिना शर्तों के, तो धीरे धीरे सामने वाले तक भी वो भाव पहुंचना शुरू होते हैं। जब तक वो बेचैन है, अपने में ठीक देख नहीं पा रहे, आपको पहचान नहीं पा रहे, तब तक तो नहीं पहचानेंगे उस भावों को। आप कितना भी अपनी ओर से उस भाव से प्रस्तुत होते रहेंगे, वो तो उसी मोड में रहेंगे। बट धीरे धीरे वो उन तक भी भाव तो पहुंचते हैं और वो आपसे आश्वस्त होते हैं कि आप उनके साथ ठीक जी रहे। कल शाम को बात की थी उस पर। तो जिस किसी के भी साथ संबंध को पहचानेंगे तो विश्वास और सम्मान तो सभी के प्रति होगा ही, क्योंकि किसी की चाहना पे डाउट करके तो आप संबंध पहचान नहीं पाएंगे। तो संबंध की शुरुआत ही विश्वास से होती है, तो विश्वास तो करेंगे ही, उसकी योग्यता के बारे में भी कुछ आकलन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें या तो मुझे उनसे सहयोग लेना है या वो मुझे सहयोग करेंगे, ये भी तय होगा। उसके बाद उसको अपने संबंधी के रूप में स्वीकारेंगे भी, तभी तो नहीं होगा। एक बार यहाँ रुको। जैसे अभी से जब तक ये नहीं सूचना थी जीवन विद्या की, तब तक तो ये था भी सामने वाले के रूप, बल, धन, पद के आधार पर ही सम्मान कर रहे थे। ज्यादा सुंदर है तो सम्मान है, ज्यादा धन है तो सम्मान है, बड़ी गाड़ी है तो सम्मान है, ज्यादा बड़ा पद पे बैठा कोई तो सम्मान है, ज्यादा ताकतवर है तो सम्मान, ठीक है।
अब यहाँ आगे सूचना मिल गई भी कि नहीं, शरीर में फर्क है, ये सब ये शरीर के आधार पर फर्क है, रूप बल धन पद तो है ना। शरीर की जो आवश्यकताएं या जो भी उसके लिए जो इकट्ठा किया है वो सब, असली तो मैं हूँ, शरीर तो साधन है, तो मैं तो समान है, समान है तो अब सम्मान सबका होगा। अब जी अब उसका रूप कम है ज्यादा है, बल कम है ज्यादा है, धन कम है ज्यादा है, पद कम है ज्यादा है, सम्मान होगा, ठीक है ना। और सम्मान का भाव सबके प्रति आ गया, और उसमें उसकी योग्यता के आधार पर, अपनी योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर फिर निर्वाह हो गया, है ना, यही हो गया। तो विश्वास सम्मान सबके प्रति आ गया, ठीक है, आ गया भी। अब स्नेह भी, उसके बाद ये स्नेह और ममता वात्सल्य भी, मतलब स्नेह तो होगा ही, ममता वात्सल्य को भी अवसर के हिसाब से निभाएंगे ही। हाँ तो जब भी अवसर बनेगा तो कुछ खिलाने पिलाने का जरूरत लगती है तो वो ममता का निर्वाह कर लेंगे, कुछ ध्यानाकर्षण कराने की जरूरत लगती है तो वात्सल्य निभा लेंगे। जैसे इनके घर जाते हैं तो ये दिल खोल कर रख देते हैं, है ना। घर नहीं जाते हैं तो ये बाहर भी कुछ ले आते हैं खरीद के बाजार से, सर्दी के मौसम में खजूर खरीद लाएंगे, खजूर खिलाते रहेंगे। तो मतलब ऐसा मैंने लोग देखे नहीं ज्यादा, लोग तो पूरा कैलकुलेशन करते हैं भाई इसको कितना कम से कम खिलाने से निपट सकता है ये अभी का समय, उतना ही खिलाना। हम इनके पास गए तो इन्होंने ऐसे ममता का भाव का निर्वाह कर लिया, है ना। ये मेरे आए तो मैंने निर्वाह कर लिया, ठीक है, तो ममता भी हो गया। वात्सल्य में ठीक, इनको मैं जान खा ही रहा था कि 4.5 साल से आ जाओ भी शिविर में, आपके मैं को भी थोड़ा सा पोषण मिल जावे, शरीर को तो मिल ही रहा है। तो अब इनमें जिनके भी प्रति हमको ये दिखता है कि कोई श्रेष्ठ है तो श्रद्धा का भाव बनेगा, जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है तो गौरव का भाव बनेगा, और जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है तो कृतज्ञता का भाव अब जैसे मैंने देखा है इनमें ये क्वालिटी है कि पैसा इनके पास ज्यादा नहीं, लेकिन इनमें सबके शरीर के प्रति उसको अच्छा मिले। ये अच्छे पैसे वाले जितना नहीं अच्छा नहीं खाते न्यूट्रिशियस, जितना ये खाते हैं और खिलाते हैं, ना। तो ये गौरव का भाव भी आ गया यार इनमें, यार ये इस पर्टिकुलर विधा में तो ये बहुत दूसरों से भी आगे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, मेरे से भी आगे दिख रहे हैं, ना। तो गौरव का भाव आ गया। पर हाँ अभी पूर्णता पे नहीं पहुंचे हैं ये, तो कृत्य का भाव तो सबके प्रति है, वो तो वैसे ही कॉमन हो गया वो तो ऐसे ही चलेगा ना, मतलब ये संबंध निर्वाह। जब ये अब उस स्लाइड पे आओ वाली पे, ये ना, हाँ अब मैं इसमें समझना चाह रहा हूं, जैसे ये मित्र मित्र संबंध का हुआ, अब लगभग 7 तरह के जो संबंध हैं सभी में ये 3 तो कॉमन हो गए, विश्वास सम्मान और स्नेह। और हमारे घर आए तो हमको ममता का निर्वाह करना है, उनके घर गए तो उनको करना है ना, ये भी हो गया, सभी 7 संबंध भी हो गए। तो और वात्सल्य तो सबके लिए हो गया बस वही। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा फिर कि ये एक संबंध है माता पिता का संतान के साथ संबंध, जिस साथ की बात कर रहे हैं उसमें से एक, ठीक है। हाँ। अब उसमें एक तो है जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो माता पिता तो है, लेकिन जिन किसी से भी जिस क्षण भी ममता और वात्सल्य मिलता है वो माता तुल्य पिता तुल्य तो है। नहीं, एक से वापस रिपीट करो। जिन्होंने जन्म दिया और जिन्होंने जीवन भर इस शरीर का इसका पोषण संरक्षण किया वो तो माता पिता है ही। जिस क्षण जिस किसी से भी ममता का वात्सल्य का भाव मिल रहा है उस क्षण वो माता तुल्य पिता तुल्य तो दिखते ही है ना। जैसे भी जिससे आप पढ़ते हैं उनके प्रति, मतलब जो गुरु कहे या शिक्षक कहे, उनका आपके प्रति वात्सल्य का भाव निरंतर है, लेकिन कहीं बाहर गए कोई आपको कुछ सिखा दे रहा है तो वहां से भी वात्सल्य का भाव तो मिलता ही है, तो उस क्षण के लिए भी उसको गुरु रूप में तो देखते ही है। तो फिर आपको यहाँ ऐसे देखना पड़ेगा कि ये एकदम लॉक हो गए हैं संबंध, ऐसा नहीं है, ये आचरण है। ममता माता होना एक आचरण है, वो मुझे जिस स्त्री ने जन्म दिया उसमें निरंतरता में दिखता है, लेकिन बाकी भी कभी कभी किसी किसी में दिखता रहता है। गुरु होना एक आचरण है। जिन्होंने आपको शिष्य स्वीकारा है या विद्यार्थी स्वीकारा है उनके आचरण में तो ये निरंतरता दिखती है, कभी कभी किसी और के आचरण में भी वो दिख सकता है। अब ये नए लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए। अच्छा ओके तो अभी आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो उसका उत्तर देने के लिए मैं, चलो इसको फिर बाद में देख लेंगे, अभी क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी तो
सभा के साथ ही चले हैं ना, जी, इसको छोड़ देते हैं, चलो अकेले बात करेंगे, ठीक है। कि जब मनोविज्ञान किताब को देखेंगे ना आप, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, उसमें जो 122 आचरण है वो हर किसी में है, और उसमें माता पिता होना एक आचरण है, भाई होना बहन होना एक आचरण है, पुत्र होना शिष्य होना ये सब एक आचरण है। तो वो लॉक्ड हो गया है ऐसा नहीं है कि यही माता है तो वो हर वक्त माता ही है। वो माता कभी कभी पिता का आचरण भी कर सकती है, वही माता कभी कभी गुरु का आचरण भी कर सकती है, करती है, करती ही है। हाँ ठीक है। कभी आपका बेटा है आपके पिता का आचरण भी कर सकता है, कभी आपका बेटा आपकी माँ का आचरण भी कर सकता है, उस रूप में भी आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। कभी आपका बेटा आपके गुरु के रूप में भी प्रस्तुत हो सकता है, कभी आपका बेटा आपके भाई रूप में भी प्रस्तुत हो सकता है। तो ये लॉक्ड चीजें नहीं है कि फिक्स हो गया है, ये आचरण है। तो ये परिवार में व्यवस्था की सारी चर्चा को देखेंगे तो इसका समराइज एक स्लाइड के अंदर इस तरह से हो सकता है। यहाँ से हमने शुरू किया था मैं का मैं से संबंध है, उसको पहचाना जा सकता है। 9 भाव है, एक एक भाव को हमने ठीक से चर्चा विचारणा में देख लिया। उसको अभ्यास करने का, जीने का काम तो अब आपका, जैसा जितना आप अपनी गहराई से करना चाहे, आपके पास अवसर अनुकूलता सब है ही। न्याय को देखा तो दिखाई कि मानव मानव परस्परता में जब व्यवहार और भाव की सुनिश्चितता हो पाती है, ठीक से व्यक्त हो पाता है और दोनों लोग तृप्त हो पाते हैं, तो उसी को उभय सुख और न्याय कहते हैं। न्याय को भी देखेंगे तो पहले एक परिवार से शुरू होता है न्यायपूर्वक जीना। एक परिवार अपने में न्यायपूर्वक ठीक से जीने लगता है तो समाज के बाकी परिवारों के भी साथ न्यायपूर्वक जीना शुरू करता है। ऐसे धीरे धीरे ये यात्रा परिवार से लेकर के विश्व परिवार तक फैल सकती है और उसी को हम अखंड समाज कहते हैं। तो यदि आप लोगों को लगता हो कि पर्याप्त हो गया है तो परिवार में चर्चा को यहाँ पूरा करते हैं, परिवार में व्यवस्था पर चर्चा को यहाँ पूरा करते हैं इस शिविर के लिए, बाकी तो चलता रहेगा। तो आगे समाज में व्यवस्था पर हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। भैया मुझे अभी भी ये मैं का मैं से संबंध समझ नहीं आ रहा है, और मैं को जानने के क्या स्टेप्स हैं? जैसे आपके जो भी दोस्त है ना, वो जब भी आपके साथ बातचीत करती है अपने विचार अपने भाव व्यक्त करती है ना, आप भी अपने भाव अपने विचार व्यक्त करते हैं, किसी भी बात को लेकर के हो, वही होते रहता है जब भी बातचीत करते हैं मिलते हैं तब, है ना। तो ये जो संबंध है वो आपके शरीर का उनके शरीर से संबंध है या आपका उनसे संबंध है। आपके जो भाव विचार है, आपके जो अपना होनापन है, उसका उनके जो भाव विचार है, उनका होनापन जो है, उनके साथ एक जुड़ाव दिखता है। ये जो भाव बनता है मित्र के प्रति स्नेह का, ये आपके शरीर में कहीं बन रहा, आप में बन रहा है, आप में बन रहा है। आपकी मित्र में ये जो एक्सेप्टेंस बन रही है इस संबंध की, स्नेह की, वो कहाँ बन रही है? उनके सेल्फ में बन रही है। इसी को कह रहे हैं कि संबंध मैं से मैं का मैं से है। तो ये अभी क्लियर हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है? भाव से भाव का संबंध इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये भाव भी मेरे अंदर ही तो होते हैं और मेरे भाव आपके प्रति होते हैं, आपके भाव मेरे प्रति होते हैं। तो मेरा आपके प्रति भाव है, आपका मेरे प्रति भाव है। अब इस भाव को व्यक्त करने में मेरा शरीर आपका शरीर एक माध्यम है। मैं कुछ बोलता हूँ, आप कुछ सुनते हैं, मैं आपके सामने जिस तरह से पेश होता हूँ उसको आप देखते हैं। तो इसमें हमारा आपका शरीर एक माध्यम बन रहा है इसको व्यक्त करने में। तो भैया ये मन और मस्तिष्क का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? भाई जो आपका आप जो है,
आपके भीतर ये चीज़ें जो चलती है, कल्पनाशीलता या ये कहे आस्वादन चयन, ये सब है ना, ये सब अभी थोड़ा भारी पड़ेगा। अभी बस एक ही शब्द लेते हैं कि आपकी जो कल्पनाशीलता चलती है, उस कल्पनाशीलता से आप शरीर को सूचना देती है। शरीर में भी कहाँ सूचना देती है? मेनली तो मस्तिष्क को, कि मुझे ये करना है। अब शरीर को मस्तिष्क आपका चलाता है। जैसे आपका जो प्रश्न बनता है, वो प्रश्न आप सूचना द्वारा शरीर को यानी ब्रेन को बताते हैं कि ये मेरा प्रश्न है। अब ब्रेन वो सब मैनेज करता है कि इसको बोलना कैसे है, मुंह कितना खोलना है, हवा कितनी खोलना है, वो सब शरीर का मैकेनिज्म ब्रेन मैनेज करता है। तो शरीर वो बोलता है। वो बात मुझ तक पहुंची तो मेरे कान में गई आवाज़, कान से ब्रेन में गई, तो वहाँ से मुझे मेरे शरीर ने ये संवेदना दी। क्या संवेदना दी? कि इस बहन ने कुछ ऐसा बोला। तो इस तरह से वो बात मेरे तक आई। फिर मैंने उस पर अपनी कल्पनाशीलता चलाई। ये ऐसा पूछ रही है, इनके पूछने का आशय ये है, तो मेरे भीतर उसका क्या उत्तर बन रहा है, उसको मैं कैसे व्यक्त करूँगा। तो ये सारा सोच विचार करके मैंने वापस से सूचना दी शरीर को, मेरे ब्रेन को, कि मुझे ये बोलना है। तो मेरे ब्रेन ने वापस उस तरह से शरीर को चला करके पूरे उत्तर को दिया। ये बात वापस से आपके शरीर तक पहुंची, आपके कान तक पहुंची, उससे आपके ब्रेन में गई और वहां से उसने आपको संवेदना दी कि कान में कुछ ऐसी आवाज़ पड़ी इनकी। उससे फिर आपने वापस अपने में कल्पनाशीलता चलाई कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उस पर सोच विचार किया। जैसे आपकी कल्पनाशीलता ये संवेदना के आधार पर चली कि मुझे कुछ खाकर सुखी होना है। अब क्या खाना है, कितना खाना है, ये सब आपने सोचा और अंत में सूचना दी शरीर को कि ऐसा करो, किचन में जाओ, ये चीज़ वहाँ पड़ी है उसको खोलो, ये सब किया। हाथ आगे करो, वो चीज़ उठाओ, मुंह में रखो। अब ये जीभ पे जो संवेदना बनी वो वापस ब्रेन के थ्रू आप तक पहुंची। तो इस तरह से आपके और आपके मस्तिष्क के द्वारा पूरे शरीर के बीच कम्युनिकेशन होता है। हम जब सोचते हैं तो वो मस्तिष्क से सोचते हैं या मैं सोचता है? देखिए, हमको तो यही लगता है कि ये विचार तो मेरे में ही होते हैं, मस्तिष्क में नहीं होते हैं। बट इसको ओपन रख के चलिए, मान क्यों लें? हमको तो यहाँ से ये लगता है कि ये विचार जो है मेरे में चलते हैं। तो विचार का आउटपुट निकल के जो सूचना फाइनल देते हैं वो मस्तिष्क को देते हैं। फिर मस्तिष्क उस तरह से ऑपरेट करता है शरीर को। ऑपरेशन वो जो भी करना है वो हो जाने के बाद जो वापस से संवेदना मिल रही है, जो इनपुट मिल रहा है, वो वापस मुझे मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा नाम होता है वो हमारे शरीर का नाम होता है, तो फिर मैं कौन है और मैं का क्या नाम हो सकता है? पहले तो यही सोचना पड़ेगा कि ये नाम किसका है। शरीर का नाम। चलो अभी ये मान ले कि इस शरीर का नाम वंदन है, नहीं? अब थोड़ा खराब कल्पना करे, बट कल्पना करे कि मैं मर गया, तो ये जो शरीर जहाँ पड़ा होगा उसको आप क्या कहेंगे? ये वंदन पड़ा है, वंदन की लाश पड़ी है, वंदन का शरीर पड़ा हुआ है। तो वंदन कौन था? अभी तो ये लॉजिक ही दे रहा हूं मैं। अभी आप ये कह रहे हो कि शरीर का नाम वंदन है, मेरा इसके अंदर जो है, जो इसको चला रहा है, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन जब फिर शरीर अकेला हो जाएगा तब वो जो लाश पड़ी होगी, शरीर पड़ा होगा, उसको क्या कहेंगे? वंदन का शरीर, मृतदेह, वंदन की लाश, ऐसा बोलेंगे। तो वंदन कौन था? ये तो उसका शरीर है, उसकी लाश है, जिसमें अब वो नहीं रहा। तो किसका नाम होता है? मेरा नाम होता है। तो मैं दूसरा शरीर लूंगा तो नाम तो बदल गया। तो मेरा नाम कैसे हुआ?
सोचिए किसका होता है नाम। तो मैं तो बस दोनों साइड के लॉजिक दे रहा हूँ आपको, कह रहा हूँ आप सोचिए आपको क्या लगता है। वो तो पहचान के लिए तो दिए जाते हैं, बट किसको दिए जाते हैं? बस देखो ऐसे ही नहीं बोलना है, मैंने तो दोनों साइड के लॉजिक दिए, उस लॉजिक का उत्तर के साथ बोलो। यदि मैं का नाम है तो जो मैंने लॉजिक दिया उसको रॉन्ग प्रूव करने का उसका उत्तर दो। यदि कह रहे हो कि शरीर का नाम है तो उसको रॉन्ग प्रूव करने का जो लॉजिक दिया उसका उत्तर दो। हाँ, मैं थोड़ा सा टेक्निकली जाना चाहूँगा। जैसे कंप्यूटर के अंदर है, तो कंप्यूटर के अंदर जब सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फिर उसको कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं होगा। इसी तरह बिना उस कंप्यूटर के भी सॉफ्टवेयर का कोई महत्व नहीं होगा। तो कंप्यूटर का जो नाम है वो कंप्यूटर वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। तो वही ये नाम जो होगा ना आपकी, मतलब आत्मा बोलो या जो भी बोलो, और जो सॉफ्टवेयर अंदर और जो अपना हार्डवेयर दोनों में मिलकर बना होता है, उसका नाम वंदन है। बस बात तो काफ़ी ठीक है आपकी, बस हम लोग ये सारे उदाहरण से उसको कनेक्ट करना टालते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ये सब चीज़ें, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि सीधा इसको ही हम देखने की कोशिश करें, ये कंप्यूटर को क्यों बीच में लाए। नहीं, वही कह रहा हूँ, अपनी जो आत्मा है जी और अपना जो शरीर है दोनों का मिक्स होके फिर वो वंदन है। जी, बताइए आपका प्रश्न था तो आपको क्या लग रहा है? भैया जैसे कल आपने बताया था कि मैं जो भी कर रही हूँ उसके ऊपर अगर मैं ध्यान देना चालू कर दूँ तो क्या उससे मैं को समझा जा सकता है? वो तो बाद में बात करते हैं। वो जो नाम किसका होता है, सरस्वती नाम किसका है? मुझे शरीर का ही लग रहा है, शरीर का नाम होता है। कंफ्यूजन है अभी भी। कंफ्यूजन है। हाँ यार, तो दुविधा में डाल दिया यार। तो नहीं, अब जैसे ये मान लिया, चलो ठीक है, शरीर का नहीं है, मैं का नाम है, इसलिए मरने के बाद बोलते हैं भी कि ये वंदन का शरीर है, मतलब वंदन तो चला गया है ना। तो फिर अगली शरीर यात्रा जब वापस लेता है सेल्फ, तो वो नाम तो चूंकि परिवार वाले रख रहे हैं इसलिए नया नाम रख दिया। तो इसलिए इस लॉजिक से तो ये लग रहा है कि ये मैं का नाम है और नामकरण घर वालों द्वारा होता है, तो शरीर का नाम नहीं है, मैं का है, ऐसा लगता है। हाँ, पर खाली लॉजिक से ही बात चल रही है आगे। उससे ना मैं को पहचानने के लिए शरीर को नाम दिया गया। अच्छा, ये आपने कॉम्प्रोमाइज जैसा कुछ बिठा दिया दोनों के बीच में, नहीं? किसी को बुरा ना लगे। अगर जैसा आपने बताया कि जो चेंज हो वो मान्यता है, तो नाम भी कहीं ना कहीं हमारी मान्यता ही है, जिसने हमने शरीर जीवन का नाम, जैसे दीपक मान रखा हो मैंने अपने जीवन का नाम, तो वो कहीं ना कहीं मान्यता ही है मेरे लिए और मेरे जान पहचान वालों के लिए। तो भी है। तो चलिए, बहुत अब कोई कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए आप। हाँ कहिए अंकित भाई। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा और जो मेरे शरीर का कोई एग्जिस्टेंस है उसका नाम अंकित है, जैसे है ना। तो अगर मैं सह शरीर नहीं हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं है, तो उसका कोई नाम नहीं है। पर जब भी मैं रिप्रेजेंट एज ए बॉडी और सोल दोनों साथ में होता हूँ तो मेरा नाम है। वही बढ़िया। चलिए, हम ये कह रहे हैं मैं प्लस शरीर बराबर मानव, तो नाम किसका होता है? मानव का। सिर्फ मैं का भी कोई नाम नहीं है, सिर्फ शरीर का भी कोई नाम नहीं है। सिर्फ शरीर एक शरीर है और मैं तो मैं हूं। ये तो अपनी लिए बात हो गई है, मैं तो मैं हूं। दोनों का जब सहअस्तित्व होता है, दोनों जब साथ साथ है जितने टाइम, उतने टाइम उनका एक नाम होता है, वो नाम मानव का है। तो आपसे पूछेंगे कि सरस्वती कौन है, तो एक मानव है।
मानव है का मतलब क्या कि एक सेल्फ है, एक है मैं, जो इस शरीर को चला रहे हैं अभी। ठीक है, इसको एक और शब्द देते हैं, शरीर यात्रा का नाम है। जब तक इस शरीर में है तब तक इस शरीर यात्रा का नाम ये है। तो मैं बिना शरीर के कार्य नहीं कर सकता है क्या? करना चाहे तो करिए। जैसे हम कुछ सोचते हैं तो वो मैं सोच रहा है तो वो मस्तिष्क के माध्यम से या शरीर के माध्यम से सोच रहा है, या मैं बिना शरीर के भी क्रियाएं कर सकता है? ये सारे बहुत डीप ऑब्जर्वेशन करने के मुद्दे हैं कि आप ये ऑब्जर्व करके देखिए कि आप अभी ये जो प्रश्न कर रही है उसमें, इसके पीछे जो आपका विचार चला, उसमें शरीर के कौन से भाग को आपने इन्वॉल्व किया उस विचार को करने में। आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं आया। जैसे मैंने जो सोचा वो हाँ, कैसे मैं वही सोचा? कह रहा हूँ कि आप जो प्रश्न सोच रही है या जो कुछ भी सोच रही है, जो कुछ भी विचार कर रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने की क्रिया में मैं शरीर के कौन से अंग को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो जीभ को, मुंह को, गले को, सबको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। चल रहा हूँ तो चलने में पैर को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो ये सारी क्रियाएं है शरीर के किसी किसी अंग को उसके साथ इन्वॉल्व करके कर रहा हूँ। लेकिन ये जो सोचता हूँ उसमें शरीर के कौन से अंग को मैं इन्वॉल्व करता हूँ उस क्रिया में। मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क, अभी भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो बस उन दोनों में है कि ये ब्रेन उसमें इंक्लूड होता है या नहीं होता है। अब आप ये सोचिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो छोटा सा मस्तिष्क होता है, बड़ा होता है मस्तिष्क बड़ा हो जाता है, इससे विचारों में कोई फर्क पड़ता है क्या? तो यदि मस्तिष्क इन्वॉल्व होना ही था उतना, तो विचारों में तो बहुत फर्क पड़ना था। तो भैया हम विचारों में बस उतना ही फर्क पड़ता है कि किसी तरह की इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास नहीं है तो वो उतनी इन्फॉर्मेशन से सोचता है, बड़े के पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन से सोचता है। बट जो विचार करने की क्षमता है वो तो बच्चे में भी उतनी है, बड़े में भी उतनी है। नहीं, बढ़िया बढ़िया लॉजिक दिया, ठीक है। ये कि अगर विचार ब्रेन के कारण होता तो फिर ब्रेन तो बच्चे और बड़े में फर्क है, तो विचार की क्षमता में फर्क आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। ऐसे ही भाव को देखेंगे तो एक बड़े को भी सम्मान चाहिए, बच्चे को भी सम्मान चाहिए, तो ये भाव में भी कहाँ ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। एक बड़े तक भी माँ की ममता उतनी ही पहुंचती है, बच्चे तक भी माँ की ममता उतनी ही पहुंचती है। ये भाव को रिसीव करने में भी ब्रेन कहाँ चाहिए। हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाते बस, क्योंकि ये जो आउटपुट देना था वो तो ब्रेन के माध्यम से देना था, वो नहीं दे पाते। कई बार रिसीव भी नहीं कर पाते क्योंकि ब्रेन का रिसीव देने वाला भाग भी बंद हो जाता है, तो वो कम्युनिकेशन बंद हो जा रहा है, बट उसकी अपनी क्रिया तो चल रही है। तो भैया इसमें जैसे कि हमारा मैं जब सूचना देता है हमारे माइंड को, ये हमारा मैं मतलब क्या हुआ? जीवन जो हाँ, हमारे मैं सूचना देता हूँ। मैं जब जीवन मस्तिष्क को सूचना देता है तो वो वहीं मस्तिष्क वहीं तक काम करता है जहाँ बॉडी का पार्ट है। अगर मुझे अपनी फिंगर को हिलाना हो तो मैं अपने मस्तिष्क को सूचना दे रहा हूँ कि मेरी फिंगर को मूव करो, तो वो वहीं तक है। पर अगर मैं जब मेरे पूरे शरीर को अगर मूव नहीं कर रहा, मेरा कुछ भी शरीर का पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो उसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि वहाँ मैं कहीं ना कहीं है, वो मैं का ही काम है। जब मेरे को शरीर को हिलाना डुलाना हो या कुछ ऐसा करवाना हो तो फिर मैं मस्तिष्क का काम हो सकता है। बट फिर भी उसमें लास्ट डाउट ये रहता है कि हम ये नहीं जांच पाते कि हम इसमें ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि बाहर हाथ पैर को, मुंह को, आंख को इन्वॉल्व कर रहे नहीं कर रहे तो देखना आसान है, ये ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये देखना थोड़ा कठिन काम है। बताओ बहन क्या सोच रही हो?
हमारी जैसे जैसे समझ बढ़ती है तो विचार भी बदलते जाते हैं। तो उसमें जो हमारी समझ बढ़ती है वो मैं की बढ़ती है या मस्तिष्क की बढ़ती है? क्योंकि जैसे छोटा समझने बच्चा का है काम तो मेरा ही है, ब्रेन का काम है शरीर को ऑपरेट करना। तो मैंने जो सूचना दी उस हिसाब से वो शरीर को ऑपरेट करेगा, शरीर से जो सूचना मिली उसको वापस मेरे तक पहुंचाएगा। तो ये समझने का काम तो हर बार मैं ही करता हूँ। जैसे शरीर की उम्र होती है वैसे मैं की भी उम्र होती है क्या? कैसे गिनेंगे? तो जैसे शरीर में मस्तिष्क की अगर हम जैसे माने की समझ बढ़ती है उम्र के साथ, तो अगर मैं की कोई उम्र नहीं है तो मैं ऑलरेडी सारी समझ होती है। जी, ये जो ऊपर वाले बॉक्स खाली छोड़े हैं ना, उसमें देखेंगे तो ये दिखता है कि मेरे में सब समझने की क्षमता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नीचे वाली एक्टिविटी ही कर रहा हूँ, ऊपर जा ही नहीं रहा, इसलिए मेरी समझ इतनी एक्टिव नहीं होती, खुलती नहीं है। जैसे जैसे हम यहाँ से ये ऊपर वाले में भी जाते हैं, जिसको हम इस शिविर में बहुत नहीं फैला के बताते, तो धीरे धीरे जब ये ऊपर वाली एक्टिविटी भी हम करने लगते हैं तो हम ये कहते हैं हम अपने हायर लेवल पे जा रहे हैं। तो हम में सारा कुछ समझने की क्षमता तो है ही यहाँ पे, बट वो माला अभी हमारा ऐसा लगता है खाली पड़ा है कि हम कहीं ना कहीं ये नीचे वाले में ही जी रहे हैं। लेकिन आप जैसे पूछेंगे कि बहुत सारी जो बाहर करने वाली काम होते हैं वो तो हम शरीर से, ब्रेन से, उन सब चीज़ों से हेल्प लेके सीखते हैं। जैसे कोई चीज़ पकड़नी कैसे है, इसमें बहुत सारा काम ब्रेन का है। बच्चा है जो ठीक से पकड़ नहीं पाता, गिर जाती है चीज़, ये खोलना कैसे है, ये कैसे करना है, ये जो एकदम उंगलियों के फाइन मूवमेंट होते हैं वो सब ब्रेन धीरे धीरे सीखता है। तो आप देखेंगे कि जब व्यक्ति का एक लकवा जैसी स्थिति हो जाती है या वो हो जाता है तो फिर उसको वस्तु पकड़, मतलब उससे जब लौटते हैं तो वस्तु पकड़ने में, बैलेंस बनाने में, इन सब चीज़ों में एक वापस से टाइम लगने लगता है, छोटे बच्चे की तरह फिर से शुरू करना पड़ता है। तो ये सारे जो शरीर की एकदम छोटी छोटी मूवमेंट है वो ब्रेन सीखता है धीरे धीरे। जैसे बच्चा उस सीधा चलना नहीं सीख जाता, तो ये इतना ही तो एरिया है नीचे दोनों पैरों का, उतने पे पूरे शरीर को बैलेंस बनाए रखना, उतने पे फिर चलना, फिर दौड़ना, ये धीरे धीरे ब्रेन सीखता है कैसे करना है। तो बच्चा पहले तो 4 पैर करके चलना सीखेगा, फिर दोनों पे थोड़े टाइम खड़े रहेगा, फिर गिर जाएगा, फिर लंबे टाइम खड़े रहेगा, फिर 2 कदम चल के गिर जाएगा, फिर थोड़ा चलेगा, फिर दौड़ने लगेगा, फिर साइकिल पे बैलेंस बनाना सीखेगा। लेकिन ये भाव कैसे, क्या चीज़ है, ये विचार क्या है, कैसे चलते हैं, नियम क्या है, ये संसार क्या है पूरा, ये प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है, वो सब मैं सीखता हूँ। सब मेरी समझ का एरिया है, उसमें ब्रेन कुछ नहीं करता। मैंने ऐसा भी सुना है कि जब हमें कोई समस्या आती है तो उसका हल हमारे अंदर ही होता है। तो इसका अर्थ ये है कि मैं को सब कुछ पता है, हमें बस मैं को जानने की आवश्यकता है, और अगर हम मैं को जान जाए तो हमें सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जी, सब कुछ पता है का मतलब ये है कि ये पूरा अस्तित्व, संसार क्या है, उसके नियम क्या है, उसको यहाँ हम इन क्रियाओं से जान सकते हैं। सब जानता है मतलब कि ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं, चारों लेवल की हार्मनी जिसको कह रहे हैं, अपना होना जिसको कह रहे हैं, सारे भाव की समझ जिसको कह रहे हैं, वो सब तो अपने में है। जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी ना आप में कोई नया सॉफ्टवेयर डाल रहा हूँ, आप ही खुद सोच सोच के अपने में ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं सब। मैं तो वही चीजें मतलब ध्यान दिला रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। बढ़िया यार, वंदन, स्पष्टता अच्छी है यार, बहुत बढ़िया। कि दुनिया की सूचनाएं नहीं होती हैं, वो तो समय के साथ जितना हम प्रयास करते होते मिलती, लेकिन अस्तित्व की जो वास्तविकताएं हैं, जो मूल ज्ञान है, तो वो हर मनुष्य में बाय डिफॉल्ट रहता ही है। बस उसको
क्या कहते हैं, ध्यान देकर भ्रम के मान्यताओं के इतने लेयर चढ़ाए हुए हैं कि दिखता नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा बहुत बढ़िया, सही सही एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो मान्यताओं के और भ्रम के कारण हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो जैसे हम ये सूचनाएं लेके अपने उस मान्यताओं से मुक्त होते हैं, वैसे से ऊपर जाते हैं, तो हमारे वो जो डिफॉल्ट सेटिंग सहज स्वीकृति है, उसमें तो सब है ही, अस्तित्व की मूल वास्तविकताओं का ज्ञान तो है ही उसमें। इसलिए तो अंतरात्मा की आवाज आ जाती, कई बार कुछ गलत कर रहे होते तो अंदर से आवाज आती है, हम उसको दबा देते हैं, है ना, अपने मान्यताओं वश या भय प्रलोभन आस्थावश, है ना। बाकी ओके, बढ़िया। तो इसमें मूल सवाल तो इसका रह ही गया अभी तक। हाँ, मैं को जाने कैसे, वो तो है ही ध्यान में। दिन में भी तो देखते हैं। तो आप ये पूछ रहे हैं कि रात को सपने देखते हैं वो कौन देखता है? क्योंकि कई बार हम मतलब ऐसे सपने देखते हैं कि कहीं हम तो ऐसा तो कभी इमेजिन किया ही नहीं, वैसे भी सपने देखने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ तो दिन में भी देखते हैं। ये वही यही है और कुछ नहीं। रात को सोते सोते कभी ध्यान चला जाता है क्या चल रहा है। सुबह ये रात को भी ये चलते रहता है, कभी कभी ध्यान चला जाता है, सुबह उठ कर उसको सपना नाम देते हैं। भैया पूछना था मुझे, एक्चुअली मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जनरली क्या है कि जैसा ब्रेन से रिलेटेड ही है कि आप किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाते हो तो तुरंत ही ब्रेन में या जो भी है अपन आप कह रहे हो कि ब्रेन में नहीं जाता वो चीज़, तुरंत ही अपना हाथ पीछे हट जाता है। वो इन्फॉर्मेशन गई कि ये गर्म है तो पीछे हाथ पीछे हटाओ। तो इसमें तो क्या है, चलो ठीक है, ये तो एक माइक ऊपर रखिए थोड़ा। हाँ, जनरल चीज़ है। लेकिन जैसे मेरा एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पूरी उसकी जो मेंटल पूरी जो कंडीशन खराब हो गई, तो उस दौरान क्या है कि वो उसका पुराना तो उसका जनरल चीज़ें तो याद है उसको, लेकिन वो बीएससी में जो उसने किया था, जो पढ़ाया था, जो चीज़ें उसकी नॉलेज वगैरह वो सब खत्म हो गई। तो आप जो कह रहे हो ना ब्रेन का वो जैसे ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये तो इसको याद है, लेकिन वो जो पढ़ा था वो साथ साथ जो भी चीज़ था वो पूरा उसका वो डाउन हो खत्म हो गया उसका। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस दौरान समझ में और इन्फॉर्मेशन में ये फर्क है ना। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन था जी, और ये मेमोरी जो है वो मेमोरी भी मैं और मेरा मस्तिष्क दोनों के मिल के ही बन रहती है, ऐसा कई बार लगता है इन्फॉर्मेशन की मेमोरी। तो ब्रेन का कोई भाग डैमेज हो जाता है तो मेमोरी चली जाती। वही तो समझ का जो स्तर बना है वो तो वैसा ही रहता है। ठीक है, नहीं वो सारे शब्द नहीं यूज करते, उन चीज़ों से बहुत दिक्कत होती है, फिर आगे चल के वो उदाहरण फंस जाते हैं, इसलिए उसको नहीं यूज करते बहुत। के पीछे नहीं पढ़ पा रहे होंगे ना आप, पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है? पढ़ पा रहे हैं। लिखा है भाव विचार मन शरीर सुविधा। अभी आप अपने जीने को देखेंगे, कई बार हमारी ये जो सुविधाएं होती है, कपड़े है हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारे चश्मे हैं, इन सारी चीज़ों से हम इतना लगाव मान लेते हैं
कि इनको कुछ हो जाए तो हमको लगता है हमको कुछ हो गया, है ना। हमारी सुविधा की जितनी चीजें हैं उनको हम अपना मान ले, इतना अपना मान लेते हैं कि इनको कुछ भी हो जाता है हमको लगता है हमको कुछ हो गया, उतना दुख झेलते हैं। जब तक इतना ही ध्यान जाता है जिन लोगों का ना, उनके लिए तो ये है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ इतना बाहर निकल के जी रहे हैं जिंदगी। उससे थोड़ा ऊपर ध्यान देंगे जो लोग, उनको ये दिखता है कि ये तो मेरी वस्तुएं हैं, ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरी वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं, मैं तो ये शरीर हूं। तो हमारे लिए मैं क्या है? शरीर। जनरली सारे लोग अभी यहां पर ही है। उससे जो लोग थोड़ा ऊपर ध्यान दे देते हैं उनको पता चलता है कि शरीर तो एक ही स्थिति में रहता है, लेकिन कुछ और भी है जो सुखी दुखी होते रहता है। यहां आप ठीक से जब ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि मैं मन हूं, मैं मन हूं, शरीर को चलाता हूं, शरीर के लिए सुविधाएं हैं। तो ये मैं हो गया और ये नीचे वाला मेरा हो गया। जब यहां थे तब तो यही मैं था, यहां आ गए तो ये मैं हूं, ये मेरा है। यहां जब आ गए तो ये मैं हूं, ये मेरा है। तो आपका मन कर रहा है कहीं जाने का, तो आप कह रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, मेरा शरीर लेके जाना है, ये करना है, वो करना है, इत्यादि इत्यादि। थोड़ा और ध्यान देंगे तो पता चलता है कि ये मन भी तो बनता है, लेकिन ये मन के ऊपर कुछ और विचार जैसा भी तो चलता है, जिससे कभी हमको ये भी लगता है कि ये मन तो हो रहा है पर गलत है। मेरा मन तो कर रहा है कि आइसक्रीम खा लो, लेकिन विचार ये कह रहा है कि इतनी सर्दी में आइसक्रीम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो हमको लगता है कि ये मन तो भले कुछ कह रहा है, लेकिन मैं तो विचार हूं जो मन से भी ऊपर हूं, जो मेरे मन को नियंत्रित करता हूं। तो हम क्या मानते हैं? मैं क्या हूं? विचार। उससे भी थोड़ा ऊपर ध्यान जाता है तो पता चलता है कि ये विचार भी सही है या गलत है, ये कहां से तय होता है? मेरा क्या भाव है, क्या बोलना है। उसके तो बहुत सारे विचार हो सकते हैं, लेकिन किस भाव से बोलना है वो जब तय होता है तो विचार नियंत्रित रहते। ये पकड़ पा रहे? जैसे कुछ खाना परोसा गया, अच्छा तो नहीं लगा, विचार भी उससे खराब हो गए। अब विचार में तो बहुत कुछ चलता है कि क्या बोलना है, लेकिन आपका भाव ठीक है तो आप ठीक कुछ बोलना तय करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मैं भाव हूं, मेरे विचारों को कंट्रोल कर रहा हूं। इससे भी ऊपर ये डॉट डॉट कर रखे हैं, क्योंकि ये बॉक्स अभी हमने खाली छोड़े हैं। उससे भी ऊपर जाते हैं तो हमको पता चलता है कि मैं उससे भी कुछ ऊपर हूं, ये भाव को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। अब ये तो बहुत गहरी बात है, बट मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हम जितना ध्यान दे पाते हैं उतना हम मैं के ज्यादा नजदीक जा पाते हैं, अपने सही स्वरूप के ज्यादा नजदीक जा पाते हैं। जैसे मैं सुविधा हूं, ये बहुत नीचे लेवल का, बहुत बाहरी, बहुत सबसे गंदा लेवल हो गया। मैं शरीर हूं, वो तो थोड़ा नजदीक आ गए। मैं मन हूं, थोड़ा और अंदर गए, और नजदीक आ गए। मैं विचार हूं, ये ध्यान गया तो थोड़ा और अंदर गए, और नजदीक आ गए। तो तरीका तो यही है कि हम कितना ध्यान दे पा रहे हैं, कितना गहरा देख पा रहे हैं। और ध्यान देने का तरीका, फॉर्मूला भी हमने यही बताया है कि अपनी कल्पनाशीलता जो चल रही है उसको ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी बातें पता चलती है। क्योंकि शरीर से हम क्या कर रहे हैं, शरीर से दूसरे क्या कर रहे हैं, ये तो अब तक देखते ही आए हैं, लेकिन ये हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम में खुद में क्या चल रहा है, ये देखने का काम ये है, कल्पनाशीलता को देखना। इसको जितना गहराई से देख पाएंगे वैसे वैसे एक एक स्टेप गहरे, अपने ज्यादा नजदीक जा पाएंगे। उसके ऊपर वाला मैं भी लिख नहीं रहा, क्योंकि वो सिर्फ शब्द ही है आपके लिए, तो मेरे लिए भी मोटा मोटी तो
कि उतना गहरा देख पाना तो एक बड़ा काम है। नहीं, बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। मैं को समझाने का बहुत बढ़िया। जीने का जो स्तर है, केंद्र है, उसके आधार पे असली यात्रा यही है। बताओ बहन, क्या समझ में आ रहा है? काफी हैवी वाला जवाब तो दे दिया आपको, अब आप कितना पचा पाए? तो मेरे को जानने का यही तरीका हुआ कि हम जो भी कर रहे हैं, विचार हो या भाव हो, उस पर ध्यान दिया जाए। जी, उसको जितना देख पाएंगे हमको ये बाकी चीजों से उतनी दूरी पकड़ में आती जाती है। ये तो मैं नहीं हूं। अभी हम विचार पे, भाव पे इतना ध्यान ही नहीं देते, तो हमको ये नहीं दिखता कि ये शरीर मैं नहीं हूं। विचार पे, भाव पे इतना गहरा ध्यान जाता है, हर वक्त ये ध्यान रहता है, तो फिर ये दिखने लगता है कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो मुझसे थोड़ा अलग है, मैं तो विचार रूप में कुछ अपने आप को देख रहा हूं। हम जो मेडिटेशन करते हैं वो, और ये जो हम ध्यान देते हैं विचारों पर, ये और मेडिटेशन एक ही है या अलग है? मेडिटेशन को देखेंगे ना तो मेडिटेशन एक बहुत जनरल शब्द बना लिया है हमने, जबकि ध्यान या मेडिटेशन जिसको कहे उसकी सैकड़ों या शायद हजारों सिस्टम है इस देश में। लेकिन हम आज के दिन मेडिटेशन जिसको बोलते हैं वो तो बहुत हम उसको लोअर लेवल पे ले आए हैं। अपने यहाँ तो कई तरह के मेडिटेशन बताए और ध्यान के बहुत अलग अलग तरह के गहरे गहरे मतलब है। हम जो यहाँ कह रहे हैं वो ये है कि ये रियलिटी तो जैसी है वैसी है, मैं तो जो हूँ सो हूँ। अब खुद पे ध्यान दूँ, ये अपने में चल क्या रहा है उस पर ध्यान दूँ। तो आप जो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उसमें ये भी देखें कि अपने भीतर कुछ चल रहा है नहीं चल रहा। ये चल रहा है उससे मैं सुखी हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है कि नहीं है। और वो जो आप देख रही है वो आप अपने आप को देख रही है, अपने स्वरूप को देख रही है, धीरे धीरे उस ओर जा रहे। बहुत बार तो जो मैंने मेडिटेशन सुनी है जिस तरीके से करते हैं उससे और परेशान हो जाते हैं। जैसे मैंने जो सुना है उसमें कहते हैं कि शांत जगह पर जाके बैठना है और अपने विचारों पर ध्यान देना है। और ऐसा भी कहते हैं कि विचारों का शून्य हो जाना भी ध्यान कहा जाता है। तो विचार तो शून्य हो ही नहीं पाते, तो उससे और परेशानी हो जाती है कि कई बार तो इतनी शांत जगह भी नहीं मिल पाती। हाँ। तो हम तो किसको ध्यान कह रहे हैं ना, कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, ये बोलना भी एक ध्यान हो सकता है। आप सुन रहे हैं, ये सुनना भी एक ध्यान हो सकता है। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाना भी एक ध्यान हो सकता है। उस वक्त देख ले कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। ये बोलते बोलते, सुनते सुनते ये देखे कि मेरे भीतर चल क्या रहा है। इतना गहराई से देखे कि सही है तो पकड़ में आ जाए कि सही है, गलत है तो छूट जाए। बहुत बार ऐसा होता है जब हम ध्यान देते हैं तब ब्लैंक हो जाते हैं, ये समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है अंदर। उसको बहुत जोर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी दिखता है तब उसको देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये ब्लैंक होने वाला काम कम होता जाएगा। हमको अभी इतनी आदत नहीं है ना अपने भीतर देखने की, तो जब भी देखना शुरू करते तो हमको लगता है कुछ चल नहीं रहा, बट दिखता नहीं है, कुछ गहरी चीजें चल रही होती। तो जब भी आप अपने भीतर देखे, यदि दिखता है तो उसको देखते रहे, चलने दिया जाए। ऐसे ही शुरू होता है। शुरू से ही सबको सब दिखने लगता है अपने भीतर, ऐसा नहीं होता। लेकिन जितना दिखता है वहां से शुरू किया जाए तो धीरे धीरे देखेंगे कि हर वक्त ध्यान बना रहता है। उसे एनालाइज भी कर सकते हैं कि गलत विचार चल रहे हैं या सही चल रहे हैं। एनालाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एनालाइज करने में दिक्कत ये है कि आप जब एनालाइज करते हैं तो जो चलता है उसको रोक देते हैं, उसको वहीं रोक ले, पकड़ के एनालाइज करने लग जाते हैं। तो अभी तो बस ये किया जाए कि देखने की एक प्रैक्टिस की जाए, जो सुबह भी हम बता रहे थे कि वो प्रैक्टिस हमारी कम है। इसलिए जब समस्या में आते हैं तब अपने भीतर अजीब सा महसूस होता है कि चल तो बहुत कुछ रहा है बट दिख कुछ नहीं रहा। तो उसके बदले उसको बस अभी तो देखा जाए कि ये चल क्या रहा है मेरे में,
उससे हम फिर धीरे धीरे ये देख भी पाएंगे कि हम उससे या तो सुखी हो रहे या दुखी हो रहे, उससे अपने में सहजता बन रही है या असहजता बन रही है। ठीक है। वंदन की जो गहराई अब तक देखी थी उससे ज्यादा गहराई आज दिखाई दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि अगर ध्यान बना रहे तो खाना खाते समय भी ध्यान ही है, वो भी ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, चलना भी ध्यान है। अब आप बताओ आपको क्या पकड़ में आया पूरी चर्चा से? जैसे अभी सर ने बताया चलना भी ध्यान है, तो चलना तो शरीर की गतिविधि हो गई। उससे ऊपर जाएंगे तो मन में क्या चल रहा है, जैसे विचार चल रहे हैं, फिर उन पर ध्यान देना है। फिर विचारों का भाव क्या है, उन पर ध्यान देना हो गया। और अभी इतना अलग अलग करके भी नहीं कर पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप स्टेप्स पूछ रहे थे कब से, तो मैंने थोड़े स्टेप्स बता दिए। अभी तो हम यही कह रहे हैं ना कि ये 5 है, उसको समेट के 3 करा और 3 को समेट के भी 1 पे ले आए। इतना भी देख पा रहे हैं कल्पनाशीलता को, तो वो भी ध्यान ही है। उससे हम अपने आप को ही जान रहे हैं, अपने आप को ही देख रहे हैं। भैया मैं यहाँ तो समझ पाया हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी अपनी अंदर अवेयरनेस हो, मतलब सजगता हो अपने अंदर, हर चीज़ को देखने का एक मतलब, चाहे आप झाड़ू निकाल रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, लेकिन आप सजगता आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो सब दौरान वही तो वही ध्यान है जी। और ये इसमें कोई अलग से मतलब करने की जरूरत नहीं है। बहुत पूरा जो दिन आपका वो उसी में निकल सकता है। देखिए अलग से भी ध्यान कर रहे तो हम उसका नकार नहीं कर रहे, वो भी करे, आपको उपयोगी लगता है तो उसको भी बनाए रखा जाए। लेकिन ये सामान्य जिंदगी भी ध्यान देने योग्य तो है ही, उस पर भी ध्यान दिया ही जा सकता है। हर क्षण उस काम को किया जा सकता है, अपने भीतर चल क्या रहा है। ऐसा जरूरी क्यों है? तो जब मैं यहाँ मान लो रोज सुबह आधा घंटा बैठता हूँ मान लो ध्यान देने, और उसमें मुझे अपने में किसी बिंदु पे ध्यान देता हूँ, किसी चित्र पे ध्यान देता हूँ, किसी मूर्ति पे ध्यान देता हूँ, तो उससे मेरी एक लेवल की गति तो बनेगी। लेकिन अब जब मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोलते बोलते यदि मेरे अहंकार को पोषण मिल रहा है, ये अहंकार जाग जा रहा है, तो ये जो मेरा एक अहंकार बढ़ रहा है उसके प्रति तो मेरा उस वक्त ध्यान नहीं जाएगा ना, जब मैं आधा घंटा कभी बैठा हूँ तब। जब मैं ये बोलते बोलते ध्यान दे रहा हूँ अपने पे कि मेरा क्या भाव बन रहा है, तो ये जो मेरा अहंकार ये बोलते बोलते शायद बन रहा है, तो उस पर मेरा ध्यान जाएगा। भैया अहंकार क्या होता है? अहंकार भी भाव हो सकता है क्या? अहंकार ये सारे जो नेगेटिव वर्ड्स है ना, जो आप कल क्रोध के बारे में पूछ रहे थे कल गोष्ठी में, तो क्रोध हो गया, ईर्षा हो गई, मद हो गया, मात्सर्य यानी मतलब ईर्षा ही हुई, फिर अहंकार हो गया, सारे जो नेगेटिव वर्ड है जिनको विकार भी कहते हैं, ये या तो सही भाव का अभाव है या समझदारी का अभाव है। बहुत बार ज़्यादा समझदार हो जाते तब भी अहंकार आ जाता है। ज़्यादा समझदारी से अहंकार नहीं आता है, ये सूचनाएं बहुत आ गई अपने पास। हाँ, हम समझदार उतने हुए नहीं हैं, लेकिन हमने मान लिया है कि हम उतने समझदार हो गए, उससे अहंकार आ जाता है। हमको पता है कि हम इतने ही समझदार हैं, तो फिर वो अहंकार नहीं है, उससे आदमी अहंकार ही नहीं दिखता आपको। जी, सिर्फ ज्यादा सूचना वाला ही अपने आप को नहीं मानता है अहंकारी, ज्यादा भक्ति वाला भी अपने आप को ज्यादा भक्ति वाला भी अपने आप को अहंकारी मानने लगता है। ज्यादा कर्म वाला भी अपने आप को अहंकारी मान लेता है। चलिए सारी बात को समेट ले या कुछ और फैलाना है अभी? हाँ, ऐसे हाँ,
ऐसे जनरल क्वेश्चन कि जब है ना, जब मॉर्निंग में अपन अलार्म स्नूज करते हैं तो वो कौन करता है, शरीर की मैं ही करते हैं वैसे तो, बट अपन को पता होता है रात को तो सोच के सोने का सुख थोड़ा और ले हाँ, लिया जाए। रात को तो सोच के सोते हैं ना, मैं ही सोच के सोता है कि सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ करना है, बट फिर सुबह ही वापस भूल जाते हैं। भूल नहीं जाते हैं, उसका कारण ये है, रात को जब आपकी कल्पनाशीलता चल रही थी तब आपकी प्रायोरिटी में कोई एक चीज थी। अब रात के 6, 7, 8 घंटे जितने भी बीते, उसके बाद सुबह अलार्म बजता है तब कल्पनाशीलता में प्रायोरिटी में चलता है सोने का सुख तो जोरदार है। तो ये रात को जो प्रायोरिटी में चलता था वो लोअर प्रायोरिटी पे चला जाता है और थोड़ा ज़्यादा सो लिया जाए, ये आपका कल्पनाशीलता में हायर प्रायोरिटी पे आ जाता है। इसलिए आप ही शरीर को कहते हैं कि आंखें मत खोलना, बस हाथ ऐसा करके हो सकता है तो पहले वो कर लो। अभी भी आप देखेंगे ना, इस वातावरण में है, संबंध पूर्वक जीना है, भाव पूर्वक जीना है, अपने को समझना है, ये सब चीजें आपकी कल्पनाशीलता में हायर प्रायोरिटी पे है। गहरे यार तो ये मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सुबह उठता हूँ ना तो अलार्म में आंख नहीं खोलता, यूं करता, तो यार दूसरे घरों में झांको मत यार ऐसे, यार सब पता है यार तुमको। तो अभी इस वातावरण में रहते हुए आप देखेंगे कि अभी आपकी कल्पनाशीलता में ये समझना है, अच्छे से जीना है, ये हायर प्रायोरिटी पे रह रहा है। जब होटल में दोस्तों के साथ बैठे हैं और अच्छा खाना परोसे जा रहा है, तब भी यही हायर प्रायोरिटी पे रह रहा है, कुछ और आ जाता है हायर प्रायोरिटी पे, तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। या जब दोस्त दिखाता है कि देखो मैं वैकेशन में यहाँ घूमने जा रहा हूँ, इतने का पैकेज है, ये जगह है, उसकी फोटो दिखाता है। अब तक भले सोच के रखा था शिविर में जाना है प्रायोरिटी पे, सब देख के प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। पर धीरे धीरे जैसे अपने में गहरा ध्यान देते हैं और यहाँ हम ऊपर उठते जाते हैं, यहाँ ऊपर उठते जाते हैं, वैसे वैसे कल्पनाशीलता में स्थिरता बनती जाती है। फिर ये किस समय में है, किस परिस्थिति में है, बाहर क्या चल रहा है, वो सब चीजें हम पर इतना हिला नहीं देती, हमारी प्रायोरिटी आगे पीछे नहीं कर देती। फिर हम ही तय करते हैं हमको क्या करना है। ठीक है, तो सारी बात को समेट के देखें तो यही दिखता है, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को अपने सही स्वरूप में देखें, और जो पूरे संसार को समझकर, उसमें उसकी व्यवस्था को समझकर उस व्यवस्था में अपने को जीने के योग्य बना सके, इस लेवल पर पहुंचे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात तो है। ये कल्पनाशीलता नाम की जो वस्तु अपने में चल रही है, कल्पनाशीलता कहना चाहे कल्पनाशीलता कहिए, इच्छा विचार आशा कहना चाहे इच्छा विचार आशा कहिए, ये सारे नाम से बोलना चाहे चयन आस्वादन विश्लेषण तुलन और चित्रण, तो वो नाम दे दीजिए। जितना आप देख पाए और जो आपको बोलने में अच्छा लगता हो वो बोलिए, बट ये ध्यान देना जरूरी है इस पर। कहाँ कौन सी मान्यता एक्टिव हो जा रही है, कहाँ कौन सी संवेदना हावी हो जा रही है, कहाँ हम अपनी समझ को कितना सुनिश्चित कर पाए। और उसके लिए आवश्यक यही है कि हर क्षण इस पे ध्यान बना रहे। अल्टीमेट गोल तो यही है, हर क्षण। अभी दिन में 5-10 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अल्टीमेटली तो हर क्षण। ये कई बार विरोध की कल्पनाशीलता चल जाती है, कई बार अपने अहंकार को पुष्ट करने की कल्पनाशीलता चल जाती है, मैं विशेष हूँ, ये कल्पनाशीलता चल जाती है, संवेदनाओं से सुखी होना है, ये करना है, वो करना है, न जाने कितना कितना चलाते रहते हैं। तब तक उस पर ध्यान नहीं देते
जब बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, समस्या आ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब लगता है आप कोई सहयोग कर दो यार। जनरली सभी का ऐसा ही होता है। अभी वो सोहम जी बता रहे थे कि कुछ लोगों को मैंने शिविर में आने के लिए कहा था, लेकिन उनका क्या उत्तर था कि हमको कौन सी समस्या है जो शिविर में जाए। कौन कह रहे थे? सोहम जी बता रहे थे, लंच में बता रहे थे कि किसी किसी को उन्होंने कहा था कि ये शिविर ऐसा है उसमें जाओ। बोले हमारी जिंदगी में कौन सी समस्या है जो हम शिविर में जाए? जब समस्या आएगी तभी समझेंगे क्या? पहले से समझ लीजिए। आज जिस मेरे को ये स्पष्ट हुआ कि वास्तव में ध्यान करने के कई तरीके हैं। उसमें अभी जो मेडिटेशन नाम पे चलता है वो शायद एक लोअर लेवल है, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा माहौल बदल दिया, वहाँ थोड़ा म्यूजिक चल रहा है, कुछ लाइट वाइट, कम लाइट जो भी है हो रहा है। तो अल्टीमेटली धीमे 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 वहाँ से शुरू करके हमको पहुँचना तो वही का हर क्षण ध्यान बना रहे। मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसमें ध्यान बना रहे, तब जाके निरंतरता आएगी। अपने विचार पे ध्यान रहेगा, भाव पे ध्यान रहेगा तो जाके। हाँ, तो अब मुझे समझ में आया, नागराज जी ने कहा कि ध्यान करने की चीज नहीं, ध्यान तो देने की चीज है। तो करने में तो आपने कुछ समय किया, उस समय तो आपको बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, को अहंकार तो दिखता नहीं है। अब मैं जब परस्परता में बात करते हुए, कोई काम करते हुए अगर ध्यान देता हूं तो मुझे अहंकार दिख सकता है। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि अकेले बैठ के भी स्थिर नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। हाँ, पर वो मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, वो कुछ ही लोग कर पाते हैं जिनकी चेतना का स्तर पहले से ठीक है। और वास्तव में टेस्टिंग प्रमाण तो तब मिलेगा जब परस्परता में वो व्यवहार कार्य करते हुए हम फिर उस समय अगर ध्यान बनाए रखें अपने भाव विचार पे और बिगड़ने ना दें, स्थिरता बनाए रखें, तो पता पड़ेगा भी यस हमने कुछ अपने स्तर को बढ़ाया है, जीत हासिल करी। जो भी बोल दो यार, जीत हासिल करना तो ठीक नहीं, पर जो भी बोलो, शब्द जो भी है, हाँ ठीक बात है, बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है भैया। जैसे अभी क्या कुछ टाइम के लिए इन जनरल मेडिटेशन मतलब कुछ टाइम के लिए बैठ के है ना देखना कि अपने विचार क्या चल रहे हैं। वो राइट नाउ की जैसे सबने शिविर तो अटेंड नहीं करा, ऐसे जनरल में तो है ना कुछ टाइम के लिए बैठ के देखना इनिशियल स्टेज पे तो सही है एक बार का, तो है ना, क्योंकि हर टाइम स्टार्टिंग में तो अभी अपना भी नहीं रहेगा, फिर वापस अचानक पता चलेगा। तो इनिशियली ही नहीं, सिर्फ उसको हर टाइम भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ना किया जाए। बट बात ये सिर्फ ये है कि कई बार फिर हम ये मान लेते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ हम इतने टाइम स्लॉट के लिए अलॉट करके रखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हर टाइम चलता रहे, हर टाइम अपने ऊपर अपन वो जो आप कुछ टाइम कर रहे हैं वो बस आप उस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप हर टाइम ध्यान देने के योग्य हो पाए। उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी कसरत कर रहे हैं, अकेले बैठ के कर रहे हैं। बट उसका आशय यह है कि हर समय ध्यान रहे। तो पहले स्टार्टिंग विद 5 मिनट्स ऐसा। जी हाँ भैया, ये थोड़ा सा मैं उल्टा जाना चाहूँगा इसके अंदर। जैसे कल्पनाशीलता या ध्यान वगैरह जो भी कर रहे हैं, कुछ ट्रिगर्ड पॉइंट होते हैं। जैसे बताया ना कि शिविर में आना था लेकिन किसी का देखा कि यार वो तो फीलिंग में वहाँ जा रहा है, तो अपना ध्यान तुरंत वहाँ चला जाता है। उसमें सही और गलत वाला जो भेद है वो खत्म हो जाता है। या इसके अलावा कोई ऐड देखते हैं, उसमें जनरली क्या ट्रिगर्ड पॉइंट जो होते हैं, जैसे कुछ भी जैसे प्रेजेंटेशन का तरीका किसी का उसका इतना अच्छा हो कि ना अपन उधर से हटके गलत सही चीज़ से उठ के गलत चीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो उस बारे में मैं पूछना चाह रहा कि वो ट्रिगर्ड पॉइंट को पहचाने या क्या करें उसके अंदर, जैसे बताया ना कि देखिए ये तो फिर जनरली हम तो जनरली हम तो ऐसे उत्तर देने से बचते हैं कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि फिर उसमें कुछ गलत हो जाता है तो लोग लौट के आते हैं आपने कहा था ऐसा करो, ये तो गड़बड़ हो गई। तो हम तो सजेशन यही करते हैं कि एक बार पूरी बात को समझ लो, फिर आपको जो ठीक लगता है आप करिए, डिसीजन आपका। हाँ, आपकी जिम्मेदारी से जिए फिर। बट पूरी बात को एक बार समझ लीजिए, जिंदगी का पर्पस क्या है, करना क्या है, सुख क्या है, सुविधा क्या है, समृद्धि क्या है, संबंध क्या है, इसकी एक बार क्लैरिटी हो जाए ठीक से, फिर आपको जो करना है, जो सही लगता है आपको वो करिए। फिर भी वो करके भी आप गलत पाते हैं तो खुद जिम्मेदारी लीजिए और उसको और समझने की कोशिश करिए।
तो यही अप्रोच लेना पसंद करते हैं। ब्रेक किया जाए। चाय आती तब तक थोड़ा सा और, हाँ ठीक है। तो इसने अच्छा सवाल किया सरस्वती ने, उससे ये अच्छा गहरी चर्चा हो पाई, सबका ध्यान भी गया कि इतना हल्के में नहीं ले बंधन को, वो भी गहरा व्यक्ति। हाँ मतलब सब हल्के में ले रहे थे ना कि ठीक है आगे आगे नहीं आए, लेट आए, जल्दी चले गए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं, वो बहुत गहरा व्यक्ति है। और तो ऐसे में बताओ मुझे कि जैसे जो अकेले में, मतलब मैं भी समझने के लिए पूछ रहा हूँ ना, कोई हाँ, किसी हाँ, का हाँ। किसी को छोटा करने के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, कोई निंदा विंदा का तो रहा ही नहीं जी जी निध्य में आने पास कुछ जगह। तो जो अकेले में साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो अपने विचार भाव देखते देखते ऊपर जाके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, दृष्टा पद पे पहुंच ही सकते हैं। पहुंच के वहाँ पे जाके वो पूरा जो संप्रक्ता देख पाते हैं। साधना से पहुंचे फिर अध्ययन करके, ऐसा कह सकते हैं, या अभी ये इस शिविर के लिए नहीं है, ये छोड़ शिविर देते के हैं? लिए तो नहीं है, वो तो बहुत सारा बोल गए आप ऑलरेडी। ये संपृक्तता और दृष्टा और ये साधने से, हाँ हाँ। नहीं वो क्या, अब मैं जो आजकल पढ़ रहा हूँ तो उसमें या सुन रहा हूँ उसमें, यहाँ आज मुझे एक थोड़ा क्लिक हुआ कि ठीक है ऐसे ही होता होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अभी वैसे बच्चों के हिसाब से चला जाए, बाकी अगले शिविर में देखेंगे इसको। हाँ बट ये सारा जो ध्यान को लेकर के जो सारी चर्चा की हमने, वो जिस एक वाक्य के इर्द गिर्द हम लोग घूमते रहे वो मैं लिख देता हूँ, जो मतलब इसके बहुत सारे सूत्र है, एक एक वाक्य में ऐसे निकाले जाए तो उसमें से एक है, छोटा सा सूत्र है, वो है करना नहीं का मतलब ये नहीं है कि नहीं करें, बट ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम क्या है, ध्यान देना है। तो सारी चर्चा को हमने इसी के इर्द गिर्द घुमाया था। उसको समेट के अंत में एक वाक्य में कहे तो उसका उत्तर ये है। भैया जैसे शरीर पर और मन पर और फिर विचारों पर ध्यान देना कठिन है, लेकिन फिर भाव पर ध्यान जाना तो और भी मुश्किल है। तो मैंने ऐसा सुना है डीप ब्रीथिंग करके गहरी सांस पर ध्यान देना, तो वो भी सही तरीका है ध्यान करने का? उस तरीके को देखेंगे तो उसमें धीरे धीरे कोशिश ये करते हैं, ये जो सिर्फ एकदम मोटी मोटी संवेदनाओं पे ध्यान रहता है, जो जीभ पे है, कान से, आँख से है, उससे थोड़ा गहरा ध्यान दे के सिर्फ सांस पे ध्यान दिया जाए, उसी पे फोकस हुआ जाए। और सांस पे ध्यान देते देते इतना ध्यान दे कि सांस आ रही है जा रही है वो भी महसूस हो, पूरे अंदर तक बाहर तक। उस पर ध्यान देते देते फिर इतना सूक्ष्म ध्यान दिया जाए कि शरीर के अंदर की एक एक सूक्ष्म संवेदना को देख लिया जाए। उससे और गहरा ध्यान दे के उतना गहरा ध्यान दिया जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये सब शरीर में हो रहा है, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तक पहुँचा जाए। तो वो गहरी सांस पर ध्यान देने से भाव पर ध्यान चला जाएगा ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक तो नहीं जाता। वैसे भी इन जनरल रुकते ही नहीं है विचार वगैरह। अगर अपन स्पेसिफिकली बैठे रहे इसी के लिए, फिर भी अपन वैसे ही सोच के ही करते रहे ध्यान, तो फिर तो रुकेंगे ही नहीं ना। मतलब 5 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहा है ऐसा। नहीं, विचार को रोकने की कौन बात कर रहा है, विचार पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं। विचार को रोकना नहीं है, वो जो भी चल रहा है उसको देखना है। अपन जब ब्रीदिंग पे ध्यान देने लग जाते तो विचार नहीं आते उस टाइम पे। इस टाइम विचार देखते नहीं है, क्योंकि ध्यान सांस पे ले जाते हैं। भैया एक विचार आ रहा है मन में, जैसे आपने अभी मैं को जानने का तरीका बताया। पहले मेरे मन में विचार आ रहा था कि आपने जैसे पहले मैं को जानना है, फिर परिवार को, फिर समाज को। मुझे लग रहा था मैं को तो मैं जान ही नहीं पा रही, दूसरों को कैसे जानूंगी। अब आपने जैसे मैं को जानने का तरीका बताया, ध्यान देना है, तो मन में एक डर सा आता है कि कहीं मैं को अगर जान गए तो कहीं शरीर को भूल तो नहीं जाएंगे। और जैसे
अगर मैं को जान गई तो शरीर के तो सबके नाम है, लेकिन मैं तो सब एक ही हो गए फिर, जितने भी मैं हैं। तो ये सही है क्या? जी हैं। हाँ कि जब तक अपने को शरीर के आधार पे ही देखते हैं, सारे संबंधों को ये शरीर के आधार पे देखते हैं, तब तक हमारा कहीं ना कहीं इन संबंधों में कुछ ना कुछ पाने का स्वार्थ बना रहता है। जब आप अपने सही स्वरूप को जान लेगी, तब आप संबंधों में पूरे भाव से, जिम्मेदारी से जिएगी। नहीं, तब इसके वो सवाल का जवाब मिल जाएगा जो इसने बोला था ना कि मैं से मैं का संबंध, तो मैं को समझ लेंगे, सब में समान है, सबका लक्ष्य समान है, कार्यक्रम समान है, पहुंचने के लिए लक्ष्य तक क्षमता समान है, तो सारे मूल्य का प्रवाह शुरू हो जाएगा, न्याय होना शुरू हो जाएगा, संबंधों में, परस्परता में हार्मोनी आ जाएगी, मनुष्य के साथ भी आ जाएगी, प्रकृति के साथ भी आ जाएगी। तो और जब आप अपने सही स्वरूप को जान लेंगे पूरे से, फिर इस शरीर का पूरा सदुपयोग करेंगे। फिर उससे सुखी होने की कामनाएं नहीं करेंगे कि ये पाके सुखी हो जाऊं, वो पाके सुखी हो जाऊं। फिर आप ये सोचेंगे कि इस शरीर को कैसे सदुपयोग में लिया जाए, कैसे इसका सही उपयोग करके परिवार में अच्छे से जिया जाए, कैसे उसका सदुपयोग करके समाज के लिए कुछ अच्छा किया जाए। फिर आपका अपना निर्णय होगा कि इसको ठीक से चलाना है। अब तक शरीर के उससे ज़्यादा हम चलते हैं, शरीर के प्रभाव से। है ना, सब खाना है, लेकिन वो मजे लेने के लिए नहीं खाना है ना। मजे तो आप पहले से ही सुख से भरे हुए हो, मजे से भरे हुए ही हो। अब तो आपको खाली शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से खाना है। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा बोलने से भी फिर लोगों को लगता है यार जीवनोदय शिविरों में मत जाया करो, वो सब छुड़वा दे रहे खाना पाना सब। हाँ, नहीं, मेरे एक सवाल ये भी बन रहा था कि इससे कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे इस संवाद से कहीं ये सब युवा सोचें यार कि यहाँ आगे का रास्ता तो ठीक नहीं, उसमें तो मिठाई है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है। हाँ आगे मिठाई खूब है, पर एक तो मिठाई से हम भरे रहें और बाद में ठीक है थोड़ा खाली, बाहर से भी, अंदर ही मीठे हो जाएं, बाहर थोड़ा